बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रसलान अली। साइकोलॉजी 101 के लेसन 28 के साथ एक दफ़ा फिर आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे इमोशंस की। पिछले लेक्चर में भी हमने इमोशंस पर ही डिस्कशन की थी। आज की डिस्कशन में हम बात करेंगे उन साइकोलॉजिकल चेंजेस की जो इमोशंस की वजह से होती है, जैसे आपका रेस्पिरेटरी चेंज। इमोशन के दौरान ये देखा गया है कि जब आपको बहुत ज़्यादा खुशी हो या बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो तो आपकी रिस्पायरेशन रेट बढ़ जाती है। ये भी देखा गया है कि रिस्पायरेशन इंक्रीज़ होने से जो आपका सलाइवा की प्रोडक्शन है और जो उसकी सिक्रेशन है वो डिक्रीज़ हो जाती है। इसी तरह एक और साइकोलॉजिकल चेंज है पिपिलोमेट्रिक्सिस, यानी पिपिलोमेट्रिक्स का मतलब है कि जो आपकी आंखें हैं उनकी मूवमेंट। जब फेवरेबल स्टिमुलस हो तो आपकी आंखें डायलेट कर जाती है, और जब अनफेवरेबल स्टिमुलस हो, ऐसा स्टिमुलस हो जो अच्छा ना हो, फेवरेबल ना हो, तो फिर आपकी जो प्यूपिल है आंखों के वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। सबसे पहले ये फिनोमेना डार्विन ने पेश किया था। तीसरी जो चेंजिंग आती है वो आती है ब्लड प्रेशर में और दिल की धड़कन में। ये देखा गया है कि इमोशंस के दौरान ब्लड प्रेशर और इसी तरह दिल की धड़कन में वेरिएशंस आती रहती है। हार्ट बीट जो है वो इमोशंस के दौरान बढ़ जाती है, और हार्ट बीट रेट के बढ़ने की वजह से ब्लड प्रेशर में भी इजाफा होता है, या ये कहे कि ब्लड प्रेशर में बढ़ने से आपकी हार्ट रेट भी बढ़ सकती है, जिसकी वजह से दिल की बीमारियां आपको हो सकती है। इसके बाद चौथे नंबर में हम बात करेंगे ग्लैंडुलर रिस्पॉन्सेस की। तो इमोशनल जो स्टेट्स होते हैं जैसे डर या खौफ, ऐसी सूरत हाल में ये दो हार्मोन्स एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन जो है ये ब्लड स्ट्रीम में बहुत ज़्यादा मिकदार में खारिज होते हैं, और इनका काम होता है ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करना, ताकि इंजरी की सूरत में जो आपकी बॉडी है वो ब्लड क्लॉट्स बना ले। इसी तरह जब कोई इंजरी हो या कोई डैमेज हो तो ब्लीडिंग को रोकने के लिए लिवर भी फ़ौरन से ग्लूकोज की मिकदार बना लेता है, ताकि वो खून को निकलने में रोके और एक क्लॉट बना ले। तो इस तरह से पिट्यूटरी ग्लैंड भी और थायराइड ग्लैंड भी इमोशनल स्टेट्स के ख़िलाफ़ बेहतरीन रिस्पॉन्सेज देते हैं। एक और हम फंक्शन पढ़ेगी जिसमें हम पढ़ेंगे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल फंक्शन, यानी जो आपका स्टमक है और इंटेस्टाइन है ये जो हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं, ये जो ग्लैंडुलर रिस्पॉन्स देते हैं, ये भी बहुत ही ज़्यादा अफेक्टिव होता है। इसके बाद है न्यूरल रिएक्शन। न्यूरल यानी आपके जो न्यूरॉन्स हैं, नर्व्स हैं, उनकी एक्टिविटी। कह रहे हैं कि जहाँ दूसरे बॉडी के पार्ट्स अफेक्ट होते हैं वहाँ पर आपकी जो नर्व एक्टिविटी है उसमें भी तब्दीलियाँ आती हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की जो डिविजन्स हैं वो बहुत अफेक्टिव तौर पर काम करती है, और दोनों यानी सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम सक्सेसफुली काम करता है स्ट्रेस की कंडीशन में। और स्ट्रेस की कंडीशन में कैसे वो पीएनएस काम करता है, एएनएस काम करता है, ये मैंने पिछले चैप्टर में तफसील से बता दिया था। आप काइंडली पिछला चैप्टर की जो वीडियो है वो भी ध्यान से देख लीजिए। सातवीं जो चेंजिंग आती है वो है गैल्वेनिक स्किन रिस्पॉन्स। अब होता ही है क्या, हमारी स्किन के अंदर दो तब्दीलियाँ आती हैं इमोशंस के दौरान। पहली आती है इलेक्ट्रोमोटिव एनर्जी की जनरेशन, और दूसरी आती है हमारी जो स्किन है वो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस देती है। यानी ये दो तब्दीलियाँ आती है हमारी स्किन के अंदर। अब इन तब्दीलियों को हम मेजर भी कर सकते हैं पीजीआर टेस्ट के ज़रिए, साइको गैल्वेनिक रिस्पॉन्स के ज़रिए। इस टेस्ट का ये फ़ायदा होता है कि हम पता लगा सकते हैं कि कोई बंदा झूठ तो नहीं बोल रहा, या कोई बंदा गुनाह करके उस पर शर्मिंदा तो नहीं है। इस केस की सूरत में ये दो चीज़ों की मिकदार बहुत ज़्यादा रिलीज़ होती है, यानी इलेक्ट्रोमोटिव एनर्जी भी बहुत ज़्यादा पैदा होती है, और जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है स्किन की वो भी तब्दील हो जाती है। आठवीं जो तब्दीली आती है वो है इमोशनल इंटेंसिटी एंड स्टेट ऑफ अराउजल। वो ये कह रहे हैं क्योंकि ये इमोशनल स्टेट जैसे गुस्सा होना, एक्साइटमेंट, अफ्रेड होना,
इससे आपके दिल की धड़कन बढ़ जाती है, फेस ब्लश हो जाते हैं, आप पीले पड़ जाते हैं। तो इन केसेस में कोई भी अराउज़ल के साथ एसोसिएट होना बहुत ही मुश्किल होता है, डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए कोई भी अराउज़ल जो है वो एसोसिएट नहीं होता। कुछ और भी तब्दीलियाँ जो हमारी बॉडी में आती है इमोशंस की वजह से, उनमें एक है आपके गले में खुश्की आना, मुँह खुश्क हो जाना, आपकी मसल टेंशन हो जाना, कमज़ोरी होना, इस तरह ट्रेम्बलिंग, कपकपाहट होना, और आपके दिल में और मतली होना, आपके जो मैदे है उसमें भी मतली होना। इसके बाद हम बात करेंगे कुछ थ्योरीज़ की जो इमोशन से रिलेटेड है। तो पहली थ्योरी है जेम्स लेंग थ्योरी ऑफ इमोशंस। इस थ्योरी के मुताबिक आपने बस ये समझ लेना है कि जेम्स लेंग के मुताबिक आपके जो इमोशंस हैं वो किसी ना किसी एक्सटर्नल सिचुएशन की वजह से होते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप रोते हैं तो आप सॉरी महसूस करते हैं, जब आप स्ट्राइक करते हैं तो आपको गुस्सा आता है, जब आप ट्रिम्बल कर रहे होते हैं तो आप डर रहे होते हैं। ये था जेम्स का फिनोमेना अबाउट इमोशंस, यानी जो भी आपके इमोशंस हैं वो किसी न एक्सटर्नल सिचुएशन की वजह से होते हैं। खैर, इस पे हम क्रिटिसिज्म भी देखेंगे, लेकिन उसने एक तरीका सिखाया है कि वो कहता है कि आप कभी जब आप फर्स्ट जॉब इंटरव्यू के लिए जाएँ तो आप जब कमरे में वेट कर रहे होगे अपनी बारी का, उस वक्त आप ये देखिएगा कि आपके जो दिल है वो तेज़ी से धड़क रहा होगा, आपके जो पाम से हथेली है इससे पसीना आ रहा होगा, आपकी रिस्पायरेशन तेज़ हो रही होगी, और बाकी तब्दीलियाँ भी आ रही होगी जो हमने ऊपर देखा था उन तब्दीलियों में से। तो क्रिटिसिज्म अगेंस्ट जेम्स लेंग मॉडल। अब जो जेम्स लेंग मॉडल ने कॉन्सेप्ट दिया कि एक्सटर्नल कंडीशंस की वजह से इमोशंस जन्म लेते हैं, इस पर क्रिटिसिज्म ये है कि एक बंदे फॉर एग्जांपल उसका हाइपरटेंशन का पेशेंट है, उसका भी ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, उसके भी हाथ पे पसीना आ रहा है, उसके भी दिल की धड़कन बढ़ रही है, उसका भी सांस का मसला आ रहा है, लेकिन उसको कोई इमोशन नहीं है। तो इस तरह से ये देखिए बायोलॉजिकली ये थ्योरी जो है वो सही साबित नहीं हो रही। दूसरी थ्योरी जो हम डिस्कस करेंगे वो है कैनन बार्ड थ्योरी ऑफ इमोशंस। तो कैनन बार्ड ने जब 1920 में ये थ्योरी पेश की, ये थ्योरी कुछ इस तरह काम करती है कि जो आपके इमोशनल स्टेट्स हैं और जो साइकोलॉजिकल रिएक्शंस हैं वो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है, लेकिन दोनों ही सेम नर्व इम्पल्स की वजह से ट्रिगर होते हैं। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग काम करते हैं, लेकिन इन दोनों को ट्रिगर सेम नर्व इम्पल्स करती है। तो जो कैनन और बार्ड ने अपनी थ्योरी के सीक्वेंस पेश किए, उनमें पहला ये था कि स्टिमुलस की परसेप्शन, दूसरा ये था कि थैलेमस आपका एक्टिवेट हो जाएगा, और थैलेमस जो है वो दो साइड्स को यानी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को और सेरिब्रल कॉर्टेक्स को मैसेज सेंड करेगा। अब जो ये जो थ्योरी तो उसने पेश कर दी, लेकिन ये अब जो इस पे बड़ा ड्रॉबैक है वो ये है कि थैलेमस जो है वो इस इमोशनल एक्सपीरियंस के लिए रिस्पॉन्सिबल ही नहीं होता। तो ये थ्योरी सरासर ही गलत है। इमोशनल एक्सपीरियंस के लिए जो चीज़ें रिस्पॉन्सिबल है वो है हाइपोथैलेमस और लिम्बिक सिस्टम। इसके बाद तीसरी जो हम थ्योरी पढ़ेंगे वो है कॉग्निटिव लेबलिंग थ्योरी, यानी टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इमोशंस। तो इस थ्योरी के मुताबिक इमोशंस जो है वो साइकोलॉजिकल अरोजल और कॉग्निटिव अप्रेजल, इन दोनों चीज़ों की वजह से ही जन्म लेते हैं। ऑलराइट, तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि हर बंदे को अलग से एवेल्यूएट किया जाएगा कि वो किस तरह से इमोशंस को एक्सपीरियंस करता है। यानी हम कोई एक ही क्राइटेरिया सबके लिए नहीं बना सकते, हर एक बंदे की एवोल्यूशन डिफरेंट होगी उनके इमोशनल एक्सपीरियंस को लेबल करने के लिए। इसके बाद रिचर्ड लेजोरस की बहुत मशहूर 1968 में पेश की जाने वाली कॉग्निटिव अप्रेजल थ्योरी है। इस थ्योरी के मुताबिक जो इमोशनल एक्सपीरियंस है वो हम सॉलिडली कभी भी समझ नहीं सकते, बल्कि हमें इन्वायरमेंट को भी देखना पड़ेगा कि उस वक्त किस इन्वायरमेंट में ये किया जा रहा है, ये इमोशनल एक्सपीरियंस किया जा रहा है, उस इन्वायरमेंट के साथ स्टडी करेंगे। ये थी रिचर्ड लेजरस की थ्योरी। इसने क्या किया कि अप्रेजल को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, पहला प्राइमरी अप्रेजल और दूसरा सेकेंडरी अप्रेजल। प्राइमरी अप्रेजल ये होता है कि जो इमोशन है क्या जो सिचुएशन है क्या वो थ्रेटनिंग है या नहीं है, जो इन्वायरमेंट में सिचुएशन है। सेकेंडरी अप्रेजल में हमने ये करना होता है कि कोई ना कोई अल्टरनेटिव्स इन्वॉल्व करने पड़ते हैं,
ताकि जो हमारी थ्रेट है उसके साथ डील किया जा सके। रीअप्रेजल में ये होता है कि हम दोबारा से सिचुएशन को रीएवैल्यूएट करते हैं और दोबारा से अल्टरनेटिव ढूंढते हैं कि किस तरह से हम इस थ्रेट से काबू पा सकें। इसके बाद है पांचवी थ्योरी, कॉग्निटिव थ्योरी। ये पेश की है मैकडा आर्नोल्ड ने 1966 में। इस थ्योरी को हम सीक्वेंशियल मॉडल भी कहते हैं। इस थ्योरी के जो इमोशंस की थ्योरी है, इसके 5 बेसिक स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है परसेप्शन। परसेप्शन यानी किस तरह से सिचुएशन परसीव हुई। दूसरा है अप्रेजल, यानी कि स्टिमुलस जो है वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है। तीसरा है इमोशंस को डिटरमाइन करना इनकी प्रिवेलिंग सिचुएशन के हवाले से। चौथा है एक्सप्रेसिंग इमोशंस, यानी आपके जो इमोशंस हैं उनको आपने एक्सप्रेस करना है। और पांचवा जो फाइनली ऑप्शन है वो ये कि दे ऑल वर्क टू गिव आइडिया वेदर टू अप्रोच अ सिचुएशन और विड्रॉ फ्रॉम इट। इन सब चीज़ों से हमें पता चल जाता है कि क्या आया हमने इमोशंस, क्या हमने इस सिचुएशन को आगे लेकर चलना है या यहाँ पर ही हम इस सिचुएशन को छोड़ दें। इसके बाद हमारे पास जो अगली थ्योरी है वो ओपोनेंट प्रोसेस थ्योरी, सोलोमन एंड कॉर्बेट। तो इस थ्योरी के मुताबिक हर इमोशनल अराउजल का एक ऑपोजिट भी होता है। जैसे अगर एक इमोशन एलिसेटेड है तो दूसरा इमोशन उसके बिल्कुल उलट होगा और इसको कैंसिल आउट कर देगा। सातवीं थ्योरी है एक्टिवेशन थ्योरी और ये पेश की है लिंडसले ने। इस थ्योरी के मुताबिक इसका ये बिलीव है कि हमारे ब्रेन में एक रेटिकुलर पार्ट मौजूद है जो जिसको इमोशनल अरोजल एक्टिवेट करता है, ठीक है, जो हमारे ब्रेन स्टेम में मौजूद है। तो ये है एक और थ्योरी यानी एक्टिवेशन थ्योरी, यानी उसका मतलब है कि जो इमोशनल अरोजल है वो इस पार्ट को एक्टिवेट कर देता है और अल्टीमेटली इम्पल्सिस को थैलेमस की तरफ ले जाता है ताकि वो इमोशनल अराउजल को लेकर आए। साथ ही थ्योरी है थ्योरी ऑफ इमोशंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है। अल्बर्ट एलिस एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है। इनके मुताबिक इमोशन जो है वो सिर्फ एक ही वजह से नहीं होते बल्कि इसके 3 वजह हैं। पहली वजह है सेंसरी मोटर इन्वॉल्व्स ब्रेन एंड मसल्स। दूसरी वजह है बायोकेमिकल स्टिमुलेशन और तीसरी वजह है कॉग्निटिव एंड थिंकिंग प्रोसेसेस। अब ये जो कॉग्निटिव और थिंकिंग प्रोसेसेस है ये हम अगले चैप्टर में इस पर कम्प्लीटली डिस्कशन करेंगे। फ़िलहाल ये चैप्टर हमारे यहाँ पर ख़त्म होता है। आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछें और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और फीडबैक ज़रूर दीजिए ताकि मैं इसमें इम्प्रूवमेंट लेकर आऊँ। आप सबका शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।